तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल प्रो क्लासेस में। मैं कौशलेंद्र सिंह राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था कि एमपी आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर तथा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड प्लांट असिस्टेंट यानी एमपी पीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट के लिए टॉपिक वाइज सीरीज लेके आऊँगा। और टॉपिक वाइज सीरीज के अलावा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहा करेंगे। यानी पर डे की एक जो सीरीज आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी टॉपिक वाइज सीरीज, और एक रहेगी आपकी मिक्स क्वेश्चन वाइज सीरीज। और ये सीरीज आपकी 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम है एमपी ITITO का तब तक रहेगी, और उससे आगे भी चलेगी। जब तक आपका एमपी पीजीसीएल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और इसमें क्वेश्चन 50 रहें, 30 रहें, 40 रहें एक लेक्चर में, पर ये समझो कि उस एक क्वेश्चन के पीछे आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी भी थ्योरी बनती है वो मैं आपकी पूरी कंप्लीट करवाऊँगा। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और लोगों को भी जोड़िए। इतना अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूँ, इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी यहाँ से प्रैक्टिस करके कि आपको 10 दिन आप लगा कंटिन्यू क्लास लेकर देख लो, आपको खुद ही मतलब महसूस होगा कि मैं बहुत अच्छी जगह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे MCQs के साथ साथ उसकी थ्योरी भी के जो कंसेप्ट हैं वो भी हमारे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए जुड़े हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कबीर दास जी का एक दुआ है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी जो प्रयत्न करते हैं उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ साथ में लेके आते हैं। अब जो डर के या डूबने के डर से किनारे पर बैठे रहते हैं उनको थोड़ी कुछ मिलता है। इसी प्रकार से कुछ हम में से भी कुछ लोग क्या है कि तैयारी करने से डरते हैं कि इतना कंपटीशन है यार, लाखों लड़के फॉर्म भर रहे हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। भाई एक बार कोशिश तो करो। ये जो कंपटीशन रूपी जो समुद्र है उसमें डुबकी लगा के तो देखो, सबको सफलता मिलेगी। हमें भी सफलता मिली है भाई, हम भी डरते थे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि डीसी तथा एसी जनरेटर में एक प्रमुख समानता है कि। तो प्रमुख समानता यही है कि डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, दोनों जनरेटर में हमेशा एसी वोल्टेज ही उत्पन्न होता है, यानी एसी वोल्टेज ही जनरेट होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर में जनरेट एसी वोल्टेज ही होता है उसके आर्मेचर में, फिर उसको कार्बन ब्रशेस तथा कम्यूटेटर तथा स्लिप रिंग्स की सहायता से उसको एसी को डीसी में बदला जाता है। ठीक है, एसी वोल्टेज आर्मेचर में इंड्यूस हुआ, उसके बाद में कम्यूटेटर में जाता है, ये बात डीसी जनरेटर ही कर रहा हूँ। उसके बाद कम्यूटेटर में जाता है, कम्यूटेटर में वोल्टेज एसी से डीसी में बदलता है, फिर कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग की सहायता से वो आउटपुट में चला जाता है लोड के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों एसी वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, दोनों एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की कंडीशन क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है E बराबर -n d∅/dt। यानी जो आपका जो EMF जो इंड्यूस हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे की शर्त क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर। जितना ज़्यादा आपका फ्लक्स कट करेगा, जितनी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स कट करेगा, उतना ही ज़्यादा आपका EMF इंड्यूस होगा, यानी वोल्टेज उत्पन्न होगा आपका। तो इसीलिए जो थर्मल पावर प्लांट के जो अल्टरनेटर रहते हैं, जो जनरेटर रहते हैं, वो 3000 RPM पे घूमते हैं, इसलिए वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा बनता है। जो हाइडल के प्लांट रहते हैं वहाँ पे टरबाइन जो प्राइम मूवर है, तो टरबाइन की जो स्पीड रहती है, वो RPM रहता है, वो कम रहता है, 250 से 400 600 तक रहता है। तो उसी हिसाब से जो हाइडल पावर प्लांट हैं तो उनके जो जनरेटर्स रहते हैं वो कम क्षमता के बनाए जाते हैं, और उसी वजह से वो कम वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। तो ठीक है, वोल्टेज हमेशा AC ही उत्पन्न होगा, चाहे वो जनरेटर AC हो या DC हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई कॉइल चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है, यानी 90 डिग्री पर कट करती है, तो उसमें उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल। देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1।
साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, तो उसमें उत्पन्न होने वाला विद्युत भागबल अधिकतम होगा। साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 90 डिग्री पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, d∅dt के जो मान होता है वो साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, और एक फार्मूला और भी होता है, E बराबर VLV साइन थीटा। अब साइन 90 का यहाँ पे अगर अब वैल्यू आप 1 रखोगे तो जो ईएमएफ है ये आपका मैक्सिमम उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका घूर्णन करने वाला होगा। देखो, जो सैलिएंट पोल जो अल्टरनेटर रहते हैं, तो सैलिएंट पोल जो अल्टरनेटर का जो रोटर रहता है तो उसका जो डायमीटर रहता है, जो व्यास रहता है वो ज़्यादा रहता है। कितना रहता है? लगभग 3 से 6 मीटर। ठीक है, और उसकी जो एक्सियल लेंथ होती है, एक्सियल लेंथ कितनी होती है? 0.5 से 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम गति से घूर्णन कर रहा है, तो क्या होगा? सैलिएंट प्रकार का रोटर होगा। तो इसमें ऑप्शन में कहाँ दिया? सैलिएंट प्रकार का, सैलिएंट प्रकार का। और फील्ड और सैलिएंट प्रकार के रोटर पर हमेशा फील्ड वाइंडिंग की जाती है। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो हाइडल पावर प्लांट हैं, मोस्टली जो अल्टरनेटर होते हैं उनमें जो फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर रहती है? रोटर पर रहती है, और आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पर रहती है। ठीक है, तो जो सैलिएंट प्रकार के जो रोटर होते हैं उसमें की जो एक्सियल लेंथ होती है वो कम रहती है, 0.5 to 1.5 मीटर रहती है, और उसका जो डायमीटर रहता है वो ज़्यादा रहता है, 3 से लेकर के 6 मीटर तक रहता है। ठीक है, और इस प्रकार के रोटर को सैलिएंट पोल रोटर कहा जाता है, और ये हाइडल पावर प्लांट में इनका यूज करते हैं। ठीक है, इनमें पोलों की संख्या अधिक रहती है, इसीलिए इनकी जो स्पीड रहती है वो कम रहती है। ठीक है, स्पीड आप पोलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, और स्पीड आपकी वही वेरी करती है 200 से 600 के बीच में, 300, 350, 250, 600 तक, मैक्सिमम 600। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? फील्ड सैलिएंट प्रकार के रोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मशीन की स्टेटर कोर लैमिनेटेड चादर की बनाई जाती है जिससे कि, देखो, जो कोई भी कोर हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर की कोर हो, चाहे मोटर की कोर हो या जनरेटर की कोर हो, जो कोर को जो पतली पतली स्टैंपिंग्स से बनाते हैं, पत्तियों से बनाते हैं, उसका एक ही रीज़न है कि एडी करंट लॉस उसको कम करने के लिए। एडी करंट लॉस क्या होता है? एडी करंट लॉस, जब कोर को अपन मैग्नेटाइज करते हैं तो कोर में भी एक नो लोड करंट फ्लो करने लग जाता है, तो उस नो लोड करंट की वजह से क्या, उसमें हीट हो जाती है, और हीट की वजह से ही एक लॉस, हीट एक प्रकार का लॉस होता है, और उसको ही हम बोलते हैं एडी करंट। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोर में फ्लक्स ट्रेवल करता है तो उसमें भी एक ईएमएफ बन जाता है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है, पर उस करंट को क्या प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाता, तो वो करंट क्या एडी करंट की तरह, जो भंवर धाराएं बनती है पानी में उसकी तरह इधर उधर फ्लो करता है वो, तो उसको उसकी वजह से क्या अनावश्यक हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एडी करंट। तो एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टैंपिंग्स को पतली पतली बनाते हैं। कितनी पतली बनाते हैं? 0.35 to 0.5 mm। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट धारा क्षति घट जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की फ्रिक्वेंसी निर्भर करती है। तो F बराबर क्या होता है? Pn/120। तो नंबर ऑफ पोल एंड आरपीएम। ठीक है, आरपीएम किससे डिसाइड होता है? प्राइम मूवर से। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स एंड आरपीएम यानी स्पीड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? केवल पोल की संख्या पर, केवल घूर्णन गति पर, पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यता होते हैं। विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर यानी ईसी जनरेटर की बात हो रही है, यानी सिंक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है। तो मैंने बताया था कि सिंक्रोनस जनरेटर में जो आपके प्रयुक्त विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यता होते हैं। कहाँ किस टाइप के होते हैं? मैंने क्या बताया था? तो अल्टरनेटर जो सामान्यता होते हैं
वो स्थिर आर्मेचर टाइप के होते हैं, यानी जो उसका आर्मेचर वाइंडिंग रहती है वो उसकी स्टेटर पर रहती है, तथा उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर पर रहती है। यानी रोटेटिंग फील्ड होता है और फिक्स उसका आर्मेचर रहता है। तो इसमें देख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया कि स्थिर आर्मेचर, स्थिर आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर आपका स्टेटर पर रहता है तो फिक्स रहता है, वो घूमता नहीं है। और जो फील्ड क्या रहता है, फील्ड आपका रोटर पर रहता है, तो फील्ड आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी फील्ड आपका रोटेटिंग रहता है और आर्मेचर आपका फिक्स रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की आउटपुट को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। यानी जो आरपीएम को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। तो फ्रिक्वेंसी को नियत रखने के लिए हम किसको रेगुलेट करते हैं, समायोजित करते हैं? फ्रिक्वेंसी को। यानी फ्रिक्वेंसी को नियत रखने के लिए, फ्रिक्वेंसी को फिक्स करने के लिए हम क्या रेगुलेट करते हैं? स्पीड। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया था? F बराबर PN/120। अब जब आपने मशीन बना दी तो पोल तो आपके फिक्स हो गए, 4 पोल हैं, 6 पोल हैं, 8 पोल हैं, वो तो आपके फिक्स हो गए। आप रेगुलेट किसको करोगे? स्पीड को। यानी जो आपकी प्राइम मूवर है उसकी, वो जो आपको प्राइम मूवर आपकी मशीन को घुमा रहा है, जनरेटर को घुमा रहा है, तो उसकी आप स्पीड को रेगुलेट करोगे। अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर आप स्पीड को घटाओगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी घट जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोल आपके, एक बार आपकी मशीन डिजाइन हुई तो फिक्स हो गए। तो सीधी सी बात है, फ्रिक्वेंसी को नियत रखने के लिए, फ्रिक्वेंसी को फिक्स रखने के लिए हम स्पीड को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है। तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर जो है वह हमेशा लोड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लोड पर। अब लोड कैसा है? अगर आपका इंडक्टिव लोड है, अगर आपका इंडक्टिव लोड है तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या घट जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव लोड में क्या वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। और अगर आपका कैपेसिटिव लोड है तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्या है कि वोल्टेज को इंक्रीज करता है कैपेसिटिव लोड। और अगर आपका रजिस्टिव लोड है तो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वो आपका थोड़ा सा घट जाता है। तो अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे? आउटपुट में संयोजित लोड पर। आउटपुट में संयोजित लोड पर। आउटपुट में संयोजित लोड पर। अगर आपका इंडक्टिव लोड है तो आपका पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा, अगर आपका कैपेसिटिव लोड है तो आपका पावर फैक्टर आपका लीडिंग हो जाएगा। तो मेनली जो आपका पावर फैक्टर है मशीन का, अल्टरनेटर का, वो डिपेंड करता है कनेक्टेड लोड पर, कि लोड किस प्रकार का ड्रॉ कर रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल को बढ़ाने के लिए, यानी अल्टरनेटर का जो आपको वोल्टेज बनाना है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका अगर आपको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो सीधी सी बात है, जो फील्ड एक्साइटेशन है, फील्ड एक्साइटेशन के मान को बढ़ाना पड़ेगा। फील्ड एक्साइटेशन क्या होता है? एसी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर पर रहती है, और रोटर को हम डीसी देते हैं, रोटर को हम कम वोल्टेज की डीसी देते हैं, उसी को बोलते हैं फील्ड एक्साइटेशन। तो जैसे जैसे हम एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो ईएमएफ बढ़ता है। जैसे कि फॉर्मूला बताया था, E बराबर -N d∅/dt। ये जो फ्लक्स है ये क्या? फील्ड फ्लक्स है। जितना इस फ्लक्स का मान बढ़ेगा उतना ही आपका ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ाते हैं। फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। देखो, जब आपका पावर फैक्टर लीडिंग रहता है तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि आपके जो अल्टरनेटर है उसको ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। यदि आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लैगिंग है तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि आपका जो अल्टरनेटर रहता है वो अंडर एक्साइटेड रहता है। तो ठीक है, ओवर एक्साइटेड की कंडीशन कब बनती है? जब आपका पावर फैक्टर लीडिंग रहता है। तो लीडिंग के लिए इसमें क्या ऑप्शन दिया है कि आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या रहता है? E बराबर 4.445 F/T/kP/kd। ठीक है, फाई क्या रहता है? फ्लक्स रहता है, फील्ड फ्लक्स। F क्या है? फ्रिक्वेंसी है। T क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। Kp क्या है? Kp आपकी क्या है? पिच फैक्टर है। और Kd क्या आपका? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। पिच फैक्टर क्या होता है? cos α/2। ठीक है,
और जो आपका के डी होता है, के डी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, साइन एम बीटा बाई 2 बटे एम साइन बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाली उत्तेजक वोल्टेज होती है, यानी जो एक्साइटेशन वोल्टेज होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं उसी को एक्साइटेशन बोलते हैं, वो लो वोल्टेज डीसी रहती है। और फिर डिपेंड किस पे करती है, मशीन पे। अगर बड़ी मशीन है तो उसके हिसाब से एक्साइटेशन देना पड़ेगा। आप 24 वोल्ट भी दे सकते हैं, 48 वोल्ट भी दे सकते हैं, 220 वोल्ट भी दे सकते हैं, 110 वोल्ट भी डीसी एक्साइटेशन दे सकते हैं। तो ठीक है, तो अल्टरनेटर के रोटर को जो डीसी फील्ड एक्साइटेशन देते हैं उसमें क्या हम लो वोल्टेज डीसी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में अल्टरनेटर को संयोजित करने के लिए किस प्रकार का संयोजन दर्शाया गया है। तो देखो ये स्टार कनेक्शन है, इसके ऑप्शन नहीं दिए, तो ये क्या है, स्टार कनेक्शन है। ठीक है, तीनों फेज क्या हैं, एक जगह शॉर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे शॉर्ट हो रहे हैं वहाँ से अपना क्या न्यूट्रल पॉइंट निकल रहा है। ठीक है, स्टार कनेक्शन की एक ही पहचान है कि तीन फेज जो है एक जगह जाके शॉर्ट हो जाते हैं, वहाँ से निकलता है क्या, न्यूट्रल कनेक्शन। तो ये कौन सा कनेक्शन है, ये न्यूट्रल कनेक्शन, स्टार कनेक्शन है। ठीक है, जैसे ये कॉइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है न्यूट्रल कनेक्शन। जैसे 3 वाइंडिंग है, एक कॉइल, 2 कॉइल और 3 कॉइल। ठीक है, एक जगह इनको शॉर्ट कर दो, जो जहाँ पे शॉर्ट हुआ यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, और ये क्या बन जाएंगे आपके आर बाई बी। क्लियर, इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन ये होता है कि इसको आप इससे जोड़ देंगे, इसको आप इससे जोड़ देंगे, और ठीक है इसको आप क्या करोगे, इससे जोड़ दोगे, ये आपके आर वाई बी 3 फेज निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, बाकी आप जुड़े रहिए, आप अपनी डिमांड रखिए कि आपको क्या पढ़ना है। आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए, जो भी आपके डाउट हैं वो आप मैसेज में आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए। हर एक डाउट का समाधान रहेगा, मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट रहता तो आप बिल्कुल क्वेश्चन करिए, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अपना भी एक फैमिली हो जाएगी, यूट्यूब फैमिली। कई लोगों की बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है, अपनी भी एक छोटी फैमिली बन जाएगी। पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको हर एक चीज़ सिखाने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बड़े व्यास का अल्टरनेटर जो कि धीमी गति से चल रहा है उसमें होगा। देखो क्लियर बात है, अगर कोई बड़े व्यास का, अगर सीधी सी बात है, अगर कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है कि बड़े व्यास यानी लार्ज डायमीटर, तो लार्ज डायमीटर किसका होता है, सैलिएंट पोल का, फिक्स है वो। उसमें क्या ध्रुवों की पोल नंबर ऑफ पोल्स की संख्या ज़्यादा रहती है, उसका डायमीटर बड़ा होता है। ठीक है, एक्सियल लेंथ उसकी कम रहती है, इसीलिए क्या वो कम गति से घूमता है। ठीक है, कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सैलिएंट पोल ध्रुव के, एक सैलिएंट पोल रोटर के साथ फील्ड रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर के फील्ड सर्किट के साथ आपूर्ति होती है। तो क्या बताया था, फील्ड किस पर रखते हैं, रोटर पर रखते हैं। और फील्ड को एक्साइटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक डीसी चाहिए होती है, लो वोल्ट डीसी। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, एक डीसी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाला स्टार्टर जो कि अल्टरनेटर से जुड़ा होता है उसके आर्मेचर में होगी। यानी जो अगर आपका जो 3 फेज वाले का स्टार्टर है अल्टरनेटर से जुड़ा है तो उसके आर्मेचर में होगी। तो आर्मेचर, यहाँ पे आर्मेचर अगर है और स्लिप रिंग की अगर बात हो रही तो सीधी सी बात है कि आपके जो रोटर पे आर्मेचर रखा हुआ है, यानी आपका रोटेटिंग फील्ड नहीं है, रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार की आपका जनरेटर है। तो अगर आपका ये घूम रहा है, अगर आपका आर्मेचर घूम रहा है तो सीधी सी बात है, आर्मेचर में 3 फेज रहते हैं। पहली बात तो आर, बाई और बी, ये तो आपको 3 स्लिप रिंग तो आपको चाहिए। अब वो कह रहा है कि स्टार्टर भी जोड़ा है, तो स्टार्टर किस प्रकार का रहता है, डेल्टा में कनेक्शन रहते हैं स्टार्टर के। तो डेल्टा में रहेंगे तो सीधी सी बात है डेल्टा कनेक्शन रहेगा, वो सॉरी स्टार, आपका जो स्टार रहेगा, आपका जो स्टार रहेगा वो हमेशा किस में रहता है, जो आपका स्टार्टर रहेगा आपका स्टार में कनेक्टेड रहता है। तो आर वाई बी फेज ये तो हो गए, और फिर स्टार कनेक्शन के लिए न्यूट्रल भी निकलेगा, तो न्यूट्रल के लिए भी एक स्लिप रिंग चाहिए। तो हमें 4 स्लिप रिंग चाहिए, आर, बाई, बी और एन के लिए। तो हमें कितनी स्लिप रिंग चाहिए, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाइन परपथ वोल्टेज EL बराबर √3 EPH है, एक स्टार कनेक्शन में जुड़े अल्टरनेटर में फेज वोल्टेज क्या होगा यदि ये डेल्टा में जुड़े हों। तो देखो डेल्टा में क्या पूछ रहे हैं, फेज वोल्टेज। डेल्टा में फेज वोल्टेज क्या होता है, तो डेल्टा में जो फेज वोल्टेज होता है, डेल्टा में होता है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। अगर डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन में EL बराबर क्या होता है, EPH। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर रहता है, और स्टार कनेक्शन में जस्ट उल्टा रहता है। स्टार कनेक्शन में क्या रहता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का √3 गुना, मतलब लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, किसमें, स्टार कनेक्शन में। ठीक है, तो क्लियर है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेज की संख्या अधिक होने पर भी रोटेटिंग फील्ड में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। रोटेटिंग फील्ड, अगर आपका फील्ड रोटेटिंग है तो फील्ड के लिए हम DC देते हैं, और DC के लिए हमें कितने स्लिप रिंग चाहिए, 2, यानी पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से प्रदर्शित अल्टरनेटर में प्रयुक्त होने वाला रोटर किस प्रकार का है। देखो आप ऐसे पहचान सकते हो, इसमें क्या नंबर ऑफ पोल्स काफ़ी दिख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ पोल्स दिख रहे हैं, और इसका जो डायामीटर भी इसका काफ़ी बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। और जो इसकी एक्सियल लेंथ है वो कम रहती है। तो डायामीटर कितना हो सकता है, मैंने बताया था 3 से 6 मीटर तक, और जो इसकी एक्सियल लेंथ रहती है वो कितनी रह सकती है, 0.5 से 1.5 मीटर तक। ठीक है, तो ये किस प्रकार का है, तो ये किस प्रकार का जो रोटर है, ये सैलिएंट पोल टाइप का रोटर है, ये सैलिएंट पोल टाइप का रोटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 kVA तक के अल्टरनेटर में सप्लाई से ली जाती है। तो 3 का हो या 30 kVA का हो, कितने भी बड़ी मशीन हो, छोटी मशीन हो, अगर आप एक्साइटेशन के लिए सप्लाई लोगे तो किससे लोगे, स्लिप रिंग से ही लोगे। ठीक है, किसके माध्यम से लोगे, स्लिप रिंग के माध्यम से। ठीक है, अगर वो बोलता कि सप्लाई को बाहर निकालना है तो किससे निकालोगे, आर्मेचर से निकालो, पर वो ये बोल रहा है कि 3 kVA तक के अल्टरनेटर में सप्लाई से ली जाती है, यानी कौन सी सप्लाई लेनी है उसको, एक्साइटेशन सप्लाई, DC सप्लाई। तो DC सप्लाई किसके माध्यम से दोगे आप, स्लिप रिंग के माध्यम से, फील्ड में देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अल्टरनेटर के स्टेटर में लैमिनेटेड कोर प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। वही अभी बताया था कुछ देर पहले, जो लैमिनेटेड कोर रहती है वो किस लिए उसका यूज करते हैं, एडी करंट को कम करने के लिए। ठीक है, एडी करंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करेगा, फील्ड करंट पे, बताया था। किस पे डिपेंड करेगा, फील्ड करंट पे। किसी अल्टरनेटर द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो किस पे निर्भर करेगा, फील्ड करंट पे। और क्लियर है, जो आपका उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के, यानी जितना ज़्यादा आप एक्साइटेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस्ड EMF है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या आप ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं, इस प्रकार से आप ग्राफ भी बना सकते हैं ऐसा, जैसे ये आपका हो गया IF और ये आपका हो गया E, यहाँ पे हो गया आपका वोल्टेज। जितना ज़्यादा आप इसको फील्ड करंट को बढ़ाओगे, एक्साइटेशन बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस्ड EMF बढ़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, फील्ड करंट में क्या होता है, फ्लक्स रहता है, फील्ड फ्लक्स। तो क्या बताया था फॉर्मूला, E बराबर -kN d∅dt। जितना ज़्यादा आपका फ्लक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका EMF का मान बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड करंट यानी एक्साइटेशन करंट। जितनी ज़्यादा आप फील्ड करंट का मान बढ़ाओगे उतना ही आपका जो आपका जनरेटिंग वोल्टेज, जो आपका इंड्यूस्ड EMF है उसका मान बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम टरबाइन से चलने वाली मशीन कहलाती है।
तो स्टीम टरबाइन से चलने वाली मशीन को बोलते हैं हम टर्बो जनरेटर, ठीक है। और जो मतलब हाइडल पावर प्लांट रहते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रो अल्टरनेटर, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन से चलने वाली जो जनरेटर है उसको क्या बोलते हैं, टर्बो जनरेटर या टर्बो अल्टरनेटर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अल्टरनेटर की आवृत्ति F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है PN/120, PN/120। तो अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। देखो मेनली तो हम स्पीड से उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक बार मशीन बन गई, पोल तो आपके फिक्स हो गए, तो उसको कंट्रोल किससे करेंगे, स्पीड से, RPM से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्राइम मूवर की गति से पोल्स की संख्या द्वारा एक्साइटर। देखो एक्साइटर का उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। एक्साइटर क्या करता है, एक्साइटर आपका जो इंड्यूस्ड EMF है, जितना ज़्यादा आप एक्साइटेशन करंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस्ड EMF बढ़ेगा। तो एक्साइटेशन का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित अल्टरनेटर के X ये अंकित भाग को पहचानिए। तो ये क्या दर्शाते हो, डैम्पर तो हो नहीं सकता, डैम्पर, क्योंकि डैम्पर बाइंडिंग कहाँ करते हैं, जो पोल शूज रहते हैं उसके ऊपर करते हैं। तो डैम्पर बाइंडिंग कुछ आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर ये होती है डैम्पर बाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर हमेशा स्टेटर में रहता है, ठीक है। आर्मेचर कहाँ पर रहेगा आपका, स्टेटर में रहेगा, तो आर्मेचर ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ठीक है। फिर आपका है लैमिनेटेड स्टेटर, तो स्टेटर पे इसको एरो दिख नहीं रहा, इसका एरो कहाँ पे दिख रहा है, रोटर पे दिख रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, स्लिप रिंग। तो ये जो आपका एरो है वो किसको दिखा रहा है, स्लिप रिंग को दिखा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, स्लिप रिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये 25 क्वेश्चन थे, है ना। तो 25 की 4 सेट रहेंगे, 100 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे अल्टरनेटर के। और ये बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे उसको लेवल एडवांस करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन में आपका पूरा अल्टरनेटर फिटनेस हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसकी बैकग्राउंड थ्योरी बता रहा हूँ। अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना कि हमें इस तरीके से बताइए और थोड़ा डीप में समझाइए, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं मध्य प्रदेश प्लांट असिस्टेंट को, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर को टारगेट करके चल रहा हूँ, ठीक है। और आपका ज़रा भी नुकसान नहीं होगा, आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, प्लीज़ क्लास देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर कुछ क्वेरी रही होगी, अगर कुछ क्वालिटी में या कंटेंट में या कुछ मेरी जो लैंग्वेज फ्लो है, अगर उसका कुछ इशू हो तो आप बताइए, आप बताओगे तभी मैं सुधार कर पाऊँगा, ठीक है। तो अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।